जिस दौर से हम लोग, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र आज गुजर रहा है और जो एक भयानक खेल चल रहा है पूरे लोकतंत्र को कैप्चर करने का, हाईजैक करने का, उस खेल को हमारे नेता राहुल गांधी जी, खरगे साहब, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, जयराम रमेश जी, तमाम नेता हमारे, हम सब बार बार आपके सामने लेकर आते हैं। और इसलिए नहीं लाते कि साहब कुछ राज्यों में हम जीते, कुछ राज्यों में हम हारे, लगातार ये सवाल भी आते हैं, उस पर भी जवाब दूंगा मैं आपको। 2024 में मुझे याद है, मैं और जयराम रमेश जी इसी मंच पर बैठे थे, हरियाणा का चुनाव का नतीजा आया था, तब भी हमने कुछ इंगित किया था। उसके बाद राहुल जी ने एक बहुत विस्तृत प्रेस वार्ता की हरियाणा के वोट चोरी के विषय में। कर्नाटका के अलंग, जहां 6015 वोट का हेरफेर कैसा हुआ था, वो आप सबके सामने रखा। महाराष्ट्र में 5 महीने के अंतराल में 40 लाख कैसे नए वोट इंसर्ट कर दिए गए, लिस्ट में डाल दिए गए, वो हमने आप सबके सामने रखा। ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखे। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि हम लोग आपके सामने वोट चोरी की बात कर रहे हैं। एक वोटर लिस्ट के जो फ्रॉड से, उसके अलावा SIR की चाबुक और परिसीमन का चक्रव्यूह, ये 3 तरीकों से आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। ये इस देश में और हमारे जैसे लोकतंत्र के इतिहास में, अगल बगल के देशों का मैं नहीं उदाहरण लेना चाहता, मैं नहीं चाहता भारत की तुलना हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों से करूं, लेकिन यह कहीं देखने को नहीं मिलता जहां भी एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र है। हमारे देश में एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र रहा है, उसमें इस तरह का 3 तरफा हमला, मुझे लगता है, हम सबको लगता है कि जो लोकसभा के परिणाम थे, जिसमें एक माइनॉरिटी सरकार चलाने पर नरेंद्र मोदी जी को विवश कर दिया, उसके बाद एक षड्यंत्र रचा गया कि कैसे चुनावी सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, कई लोग कल से पूछ रहे हैं, अरे साहब केरला में तो आप नहीं बोलते वोट चोरी हुई है, SIR हुआ, तमिलनाडु में नहीं बोलते। तो साहब ध्यान से कान खोलकर आप लोग सब सुन लीजिए, आपके माध्यम से कह रहा हूं। कमल कहां खिलता है? कमल खिलाने से पहले कीचड़ फैलाना पड़ता है। जहां जहां कीचड़ फैलाया, वहां वहां कमल खिला। अब तमिलनाडु में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया, केरला में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया। तो यह कह देना कि जहां कांग्रेस जीत जाती है या गठबंधन के साथी जीत जाते हैं, वहां तो आप नहीं कहते कि SIR की मार पड़ी या वोट चोरी के माध्यम से कुछ हुआ या ज्ञानादेश हुआ, ज्ञानेश क्या नाम है, ज्ञानादेश हो गया, वहां तो नहीं होता। तो कारण आपने सुन लिया, कमल के लिए कीचड़ आवश्यक। केरला में 1 से 3 सीटें या 2 सीटें, जितनी भी अब इनकी बड़ी हैं, हर जगह प्रयास किया जाएगा कि पहले कीचड़ फैलाया जाए। आप इनका टूल किट देख लीजिए, आप इनका मॉडल देख लीजिए, पहले कीचड़ फिर कमल। यही हुआ, यही होगा अगर हम सही वक्त पे, हम और आप जागे नहीं तो। बार बार हम बंगाल और असम की बात करते रहे, पश्चिम बंगाल और असम की, हम सब आवाजें उठाते रहे, भले हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, TMC और हम, लेकिन आवाजें उठाते रहे, साहब कीचड़ फैल रहा है। चुनाव आयोग का काम क्या था? कीचड़ फैलने से रोकने का काम था, हेट स्पीच पे मजबूती से जवाब देने का काम था, एक्शन लेने का काम था, शिकायतों पे का संज्ञान लेने का काम था। चुनाव आयोग ने उस कीचड़ में खुद लेट कर लोकतंत्र को दागदार बना दिया। यह हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है, इस देश की शिकायत चुनाव आयोग से। हम TMC के खिलाफ लड़े बंगाल में, आप सबने देखा, मजबूती से लड़े, प्रचार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था। चुनाव नतीजों के बाद राहुल जी ने एक स्पष्ट नैतिक स्टैंड लिया।
सिद्धांत पे अडिग रहकर एक स्टैंड लिया, बहुत सैद्धांतिक स्टैंड था कि 100 सीटों के लगभग पे ममता जी की पार्टी के साथ खेल हुआ, धांधली से हराया गया। यह मायने नहीं रखता कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, यह मायने नहीं रखता कि हमने चुनाव प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर छींटाकशी की। मायने यह रखता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो वो नतीजों का नुकसान अगर हमारे प्रतिद्वंदी को भी होता है, धांधली का प्रभाव से होता है, तो उस पर हम आवाज उठाएंगे। मैं बधाई देता हूं अपने नेता को कि उन्होंने इतना सैद्धांतिक स्टैंड, सैद्धांतिक एक बात इस दौर में कही जहां सिद्धांतों की राजनीति का ऐसा लगता है कि समाप्ति हो चुकी है। 30 लाख के करीब जीते जागते असली मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित किया गया। 91 लाख तो गायब हुए, 28 लाख को मताधिकार नहीं दिया, बोले कि अभी आपका डिस्प्यूटेड है, देखते हैं क्या है। 91 लाख वोट, 10 से 12% वोट आप एक राज्य से हटा दोगे और फिर कहोगे हम जीत गए। और टारगेटेड डिलीशन, जैसे महाराष्ट्र में टारगेटेड एडिशन था 40 लाख वोटर्स का। भाई अब मोबाइल बंद करिए प्लीज। जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर्स का टारगेटेड एडिशन था, बंगाल, असम में टारगेटेड डिलीशन था। साफ देखा जाता था, अच्छा मुसलमान है हटाओ, दलित है हटाओ, आदिवासी है हटाओ, गरीब है हटाओ। बिहार में हम ये बार बार कहते रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, असम, बिहार, कई राज्यों का हम उदाहरण आपके सामने रखते आए हैं कि मतदाता सूचियां और चुनावी प्रक्रिया इस देश में नदारद होती जा रही है, कब्जे में आ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। एक लोकतंत्र का चौकीदार ज्ञानेश गुप्ता, लोकतंत्र के चौकीदार ने चोरों के साथ मिलकर अपने ही कंधे पर इनको बैठाकर विधानसभा में लेकर जा रहा है। आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। ये इतिहास का एक काला अध्याय है, ये धब्बा है हमारे लोकतंत्र के इतिहास में कि चौकीदार खुद चोर को अपने कंधे पर बैठाकर विधानसभा के अंदर दाखिल करवा रहा है। जागने का समय है, हम बार बार बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं बोलना चाहते, हम चाहते हैं सब बोलें, सब सुने। हमारे आपके वोट चोरी हो रहे हैं, 3 तरीकों से हो रहे हैं। राहुल जी ने पूरा आपको बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं, उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, साहब इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब, हो क्या रहा है बंगाल में? ये ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये लोकतंत्र है। कोई जीतती है पार्टी, हम तो बचपन से देखते आए, कांग्रेस जीतती है साहब, हम जाते थे, जुलूस निकालते थे, खुश होते थे, नारे अच्छे लगाते थे। बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना बंद कर देते जिस दिन हम जीत जाते थे। हम अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे। ये जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है। ये गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है, ये लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है, उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? 12 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है, हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए। आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। कल मैं देख रहा था कि बीजेपी की आईटी सेल एक नैरेटिव बनाकर, मुझे लगता है कि कोई और नया हिरन आया होगा, पुराना हिरन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मीडिया में बांटा जाता है, मीडिया उसको दोहरा रही है। हैरान हुआ मैं सुनकर, और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था,
कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रोपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुस्लिम। बोलने में शर्म आती है मुझे, इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है 21वीं शताब्दी में। मुझे याद है यूपी का चुनाव हुआ पिछला, कुछ सीटों का आंकड़ा आया, हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने निकाला, साहब यहां तो 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी जीत गई। बीजेपी वाले आए टीवी पर बन ठन के मेकअप करके, बोले साहब देखो मुसलमानों ने भी हमें वोट दे दिया। जहां आपको वोट मिलता है मुसलमानों का, वहां आप खुशी खुशी इठलाते हुए आते हो, साहब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया। जहां आप खुद कहते हो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहां आप कहते हो देखो देखो कांग्रेस को वोट दे दिया मुसलमानों ने। ये संविधान की भाषा है क्या? इस तरह की राजनीतिक संस्कृति बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में उसकी अनुमति है क्या? हम गलत कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये संविधान बदलने को आतुर हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कब ये संविधान बदल सके? क्या राहुल गांधी जब अपने हाथ में वो लाल किताब, वो लाल संविधान रखते हैं और बार बार दोहराते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि इनकी असली मंशा यही है, ये इनके इन कथनों में, इनकी इन टिप्पणियों में आपको नहीं समझ में आता? आबादी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, पिछले 140 सालों के इतिहास में आबादी के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व दिया है। यही असली लोकतंत्र है, यही असली सेक्युलरिज्म है, यही असली नारा उन्होंने हमसे चुराया होगा, लेकिन असली सबका साथ सबका विकास यह है। शुभेंदु अधिकारी की कल की आप टिप्पणी सुन लीजिएगा। आप टारगेटेड तौर पे जहर उगलते हो एक कौम के खिलाफ और उनके प्रतिनिधित्व को सीमित करने की कोशिश करते हो, जो आसाम में हुआ परिसीमन के दौरान, और फिर कहते हो कि देखो मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं। खंजर आप चलाओ और मुसलमान उफ भी ना बोले, ये तो हम नहीं होने देंगे। बात मुसलमान की नहीं है, बात दलितों की भी है, बात आदिवासियों की भी है, बात मजलूमों की है, गरीबों की है, बात महिलाओं की है, बात उन तमाम कमजोर तबकों की है जिनको आप जानबूझकर और कमजोर करना चाहते हो। हम उन्हें कमजोर नहीं होने देंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, दलित हो या आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई हो, हम नहीं होने देंगे कमजोर। 140 साल का हमारा इतिहास है, हम कमजोरों के साथ खड़े हैं। उनका धर्म नहीं देखते, उनकी जाति नहीं देखते, हम खड़े रहेंगे उनके साथ, और हमें गर्व है इस बात